हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी अनुवाद से प्रश्न पत्र होगा। उनके लिए आज के इस पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और जो ये पेपर अभी चलने वाले हैं इसमें आपको एक एक प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे जिससे कि आपके पेपर में आपको लाभदायक हो और आपको समझने पढ़ने में और आपको थोड़ा रिलीफ मिले कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ कि किस तरीके से मॉडल पेपर हमने आपके बीच में लेके आए हैं। तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे, क्योंकि एक एक वीडियो जो मैं आपको सॉल्व कराता रहता हूँ इसमें आपको सारे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा दोस्तों, आपका मॉडल पेपर होगा। मॉडल पेपर में आपका दिया जाएगा बीए 4th सेमेस्टर हिंदी यानी प्रश्न पत्र होगा हिंदी अनुवाद। एनईपी का मतलब आप समझते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। उसमें टाइम आपका यहाँ पे निर्धारित रहेगा 2 घंटे का। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी इंस्ट्रक्शन से आपको करना होगा। खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 50 शब्दों में देना होगा। फर्स्ट का अब आपका आता है पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है। इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है कि अनुवाद की परिभाषा लिखिए, यानी कि अनुवाद किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका जो प्रश्न पत्र है दोस्तों इसमें भी आपको तैयारी करने के लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, केवल आपको यहाँ पे आपको ये वीडियो देखते आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो ये है आपका आज का मॉडल पेपर के प्रश्न में। तो अनुवाद की परिभाषा में लिखेंगे आप लोग कि प्राचीनता की दृष्टि से अनुवाद की काफ़ी जो हमारी जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हैं। अनुवाद शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद काल से ही होता आ रहा है। अनुवाद शब्द को वर्तमान संदर्भ में कई भारतीयों पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों अनुवादकों और मनीषियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहीं पे भोलानाथ तिवारी जी ने अपनी भाषा में उन्होंने लिखा है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। तो ये होता है अनुवाद की परिभाषा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपका है कि लिप्यंतरण से आप क्या समझ रहे हैं, कि लिप्यंतरण से आप क्या समझ, लिप्यंतरण का क्या आशय है। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावनाएं बनी होते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसमें आप लिखेंगे कि भाषाएं लिपियों में लिखी जाती हैं और प्रायः अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। लिप्यंतरण 2 शब्दों देखता है तो लिपि धन अंतरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक भाषा की लिपि को दूसरी भाषा की लिपि में लिखना। यानी लिप्यंतरण से तात्पर्य है कि लिपि का अंतरण, यानी इसके लिए संस्कृत में लिप्यंतरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को हम लिप्यंतरण कहते हैं। तो लिप्यंतरण भी आप लोग को समझ में आया होगा। उसका मैं थर्ड प्रश्न है आपका, फर्स्ट का थर्ड प्रश्न कह रहा है कि अनुवाद शब्द कैसे बना है, यानी अनुवाद शब्द जो है वो किस तरीके से बना है। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडल पेपर होगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर हम ये यहाँ इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो सर ये क्या यह प्रश्न हमारे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये आप बिल्कुल घबराना छोड़ दीजिए। प्रश्न सारे यूनिवर्सिटी में एक ही होता है, केवल जिसका आंसर थोड़ा अलग अलग और डिफरेंट होता है और इसका जो समझने की प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से, यानी कि जैसे भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। केवल आपको प्रश्न देखना हो, इस प्रश्न आपको खुद ही देख के समझ में आना है कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना है। तो यही सारे आपके पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। अब अनुवाद के यानी अनुवाद शब्द कैसे बना है ये आपको यहाँ पे हम बताएंगे। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाला अनुवाद शब्द मूलतः संस्कृत से उत्पन्न है, इसलिए यह एक तत्सम शब्द है। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की वद यानी धातु से हुई है। वद धातु में जो ज्ञ होता है इसमें प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है। क्या बनता है? वाद शब्द बनता है। और फिर उसके साथ अनु यानी जिसे हम कहते हैं उपसर्ग जुड़ने पर अनुवाद शब्द बनता है, यानी अनु उपसर्ग हो गया और पीछे बाद में यह साथ साथ आदि अर्थों का सूचक और वाद का अर्थ होता है, जैसे कथन, बोलना, भाषण, विचार, विमर्श इत्यादि। इस तरीके से यानी इस प्रकार अनुवाद शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है अनुकथन, पुनः कथन, यानी अथवा किसी के द्वारा कहने के पश्चात उसी बात को
दोबारा और स्पष्ट करते हुए कहना या पुनरुक्ति। पुनरुक्ति इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द रूप की नहीं। तो ये होता है आपका अनुवाद शब्द। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, यानी कि अनुवाद शब्द किस तरीके से बना हुआ है। तो ये आपका होता है अनुवाद शब्द। अब आपका आता है 4th नंबर प्रश्न कि अनुवाद के प्रकार बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका, अनुवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें आप लिखेंगे अनुवाद के मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 बताई गई है अनुवाद का। फर्स्ट नंबर में आता है गद्यत्व पद्यत्व के आधार पर। इसमें आपका आता है गद्यानुवाद और पद्यानुवाद। तो जो आपका गद्यत्व पद्यत्व के आधार पर होता है, इसमें फर्स्ट नंबर दिया आपका गया है गद्यानुवाद और सेकंड नंबर दिया है पद्यानुवाद। सेकंड नंबर आपका आता है साहित्यिक के आधार पर। कौन किसके आधार पर? साहित्यिक आधार पर। अभी मैंने आपको गद्यत्व और पद्यत्व में बताया, अब आपको साहित्यिक के अनुसार बताएंगे। अब साहित्यिक में आपका आता है फर्स्ट नंबर आपका आएगा इसमें काव्यानुवाद और सेकंड में आता है नाट्यानुवाद। यानी कि आपका जो साहित्यिक में है वो काव्य में आएगा और नाट्य में आएगा। तो इस तरीके से आपका ये साहित्यिक में हो गया। अब थर्ड नंबर में आपका आता है विषयगत। विषयगत आधार पर आपका आता है फर्स्ट नंबर में ललित्यानुवाद हो गया। सेकंड नंबर आपका आता है इसमें धार्मिक एवं पौराणिक साहित्यानुवाद। थर्ड नंबर आता है विधि साहित्यानुवाद और फोर्थ नंबर आपका आता है समाज शास्त्रीय विषयानुवाद। और फिर 5 नंबर में अब इसमें आपका आता है प्रशासनिक अनुवाद और 6 नंबर आता है वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद। यानी कि थर्ड नंबर में आपका टोटल जो है यानी कि विषयगत आधार पर ये आपका आता है। अब आपका आता है 4 नंबर अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। यानी कि जो अनुवाद की प्रकृति है इसके आधार पर, यानी कि फर्स्ट नंबर इसमें दिया गया है शब्दानुवाद, सेकंड आता है भावानुवाद, तो थर्ड नंबर में आता है छायानुवाद और फोर्थ नंबर में आता है व्याख्यानुवाद। 5 नंबर इसमें आता है सारानुवाद और 6 नंबर है वार्तानुवाद, 7 नंबर है रूपांतरण अनुवाद और 8th नंबर आपका आता है आदर्श अनुवाद। तो ये चारों आपके किसके हैं? अनुवाद शब्द के प्रकार। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट नंबर में तो आपका गद्यत्व और पद्यत्व पर आ गया, फिर साहित्यिक पे आ गया, विषयगत आधार पर बता दिया और अनुवाद की प्रकृति के आधार पर बता। तो ये चारों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि सहजानुवाद किसे कहते हैं। सहजानुवाद के बारे में बताइए। अब सहजानुवाद क्या है? इसकी सहजता एवं सरलता के कारण इसे आदर्श अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक स्रोत जिसे भाषा कहता है मूल पाठ जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मूल पाठ। मूल पाठ में अर्थ एवं शब्द के साथ अधिक निकटस्थ भाव से सहज अनुवाद करता है। इसमें यह देखा जाता है कि अनुवाद बिना किसी आरोप प्रत्यारोप ईर्ष्या द्वेष आग्रह दुराग्रह आदि सभी भावों से मुक्त रहे, जिससे पढ़ते समय पाठक को केवल अनुदित पाठक की गहराई, इसमें व्याप्त संवेदना एवं संप्रेषण की तीव्रता ही ध्यान में रहे। तो ये आता है सहजानुवाद। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि अनुवाद प्रक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अनुवाद प्रक्रिया क्या होता है। अब इसमें आएगा अनुवाद प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया शब्द जो है वो आपका वो अंग्रेजी में प्रोसेस का पर्यायवाची है, जो प्रक्रिया के संयोग से बनकर विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। यानी किसी कार्य की प्रक्रिया या विशिष्ट क्रिया को जानने का अर्थ कार्य को कैसे संपादित किया जाए, या इस अर्थ में अनुवाद क्रम में हम उन स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर गुजरते हैं, उन सुनिश्चित व सुद्देश्य सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसे हम अनुवाद प्रक्रिया कहते हैं। अब आता है 7 नंबर प्रश्न कि छाया अनुवाद से आप क्या समझते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है 7 नंबर, छाया अनुवाद से आप क्या समझते हैं। छाया अनुवाद के बारे में आप लोग को यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बताएंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग कि स्रोत पाठ पढ़ने के बाद अनुवादक जो समझता या अनुभव करता है तथा उसके मन पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसके संदर्भ में वह मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में जिस प्रकार कथ्य का रूपांतरण करता है, उसे छाया अनुवाद कहते हैं। यानी इसमें अनुवादक को पूरी तरह छूट होती है कि वह मुख्य भाव को लेकर लक्ष्य पाठ की रचना करें। यानी कि इस प्रकार छाया अनुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र होने की, अर्थात उसके कथ्य का अनुकूलन लक्ष्य भाषा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार किया जाता है। यह एक प्रकार का रूपांतरण है जो देशीयता के पुट से कथ्य को सशक्तता प्रदान करता है। तो इसी को हम कहते हैं छाया अनुवाद। अब आपका आता है नेक्स्ट आपका आएगा दोस्तों
8 नंबर प्रश्न कि अनुवाद और समाज में संबंध बताइए। अनुवाद और समाज क्या है, इसके संबंध आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब आपका आता है समाज वह सामाजिक इकाई है जिसमें मानव रूपी सामाजिक प्राणी निवास करता है। यही कारण है कि समाज की हर गतिविधि वहाँ के साहित्यिक को प्रभावित करती है, चाहे वह मौलिक साहित्य हो या अनुदित। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मनुष्य इसी सामाजिक परिधि के चतुर्दिक विचरण करता रहता है। आज के समय में अनुवाद की उपयोगिता एवं महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से एक देश अथवा समाज के विचारों, भावों, मूल्यों, संस्कृतियों, सभ्यताओं, ज्ञान विज्ञान आदि को अन्य देशों तक प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। यदि दुष्कृत से विभिन्न समाजों के विचारों, तकनीकों, समाचारों आदि के परस्पर विनिमय को भी गति प्रदान कर रहा है। तो ये आता है अब आपका अनुवाद एवं समाज में संबंध के रूप में। अब आपका आता है कोश के प्रकार बताइए। कोश किसे कहते हैं? मुख्यतः कोश तीन प्रकार से बताए गए हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है मुक्त यानी कि व्यक्ति कोश। इसमें आपका आता है कि जब किसी एक साहित्यकार के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रखकर कोश का निर्माण किया जाता है तो वह कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। यानी 12 नंबर आता है। सेकंड नंबर में आपका आता है पुस्तक कोश। पुस्तक कोश में किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ में व्याप्त शब्दों के आधार बनाकर कोश का निर्माण किया जाता है।